14 जुलाई 1789 ये दिन फ्रांस के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। पेरिस के लोगों का गुस्सा अब हद पार हो चुका था। कई दिनों से रोटी मिलना मुश्किल हो गया था, नौकरी नहीं थी और सरकार उन पर नए नए टैक्सेस डाल रही थी। लोग बेस्टिल नाम की एक जेल पर टूट पड़े। ये जेल एक सिंबॉलिक जगह थी जहां राजा अपने विरोधियों को बंद करवाता था बिना किसी केस के। इस बेस्टिल में सिर्फ 7 प्रिजनर्स थे, लेकिन लोगों के लिए ये राजा के अत्याचार का एक प्रतीक बन चुका था। लोगों ने बेस्टिल जेल तोड़ दी, गार्ड्स को हरा दिया और कुछ हथियार भी हासिल किए। ये सिग्नल था कि अब लोग मोनार्की से तंग आ गए हैं। ये एक बड़ी क्रांति की शुरुआत थी। इस दिन को आज भी फ्रांस का नेशनल डे माना जाता है। ये रिवॉल्यूशन सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं था। इस रिवॉल्यूशन ने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया, लोगों को इक्वालिटी, फ्रीडम और डेमोक्रेसी के लिए लड़ने का हौसला दिया। फ्रांस की सोसाइटी उस समय 3 पार्ट्स या एस्टेट्स में बटी हुई थी। फर्स्ट एस्टेट क्लर्गी लोगों का था। ये लोग चर्च के ऑफिशियल्स थे, जैसे प्राइस्ट, बिशप्स। इनका रोल धार्मिक था, पर इनके पास बहुत पैसा और पावर था। इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, बल्कि इनके बजाय आम लोगों को टैक्स देना पड़ता था, जिसे टाइथ कहते थे। ये लोग लग्जरियस लाइफस्टाइल एंजॉय करते थे। सेकेंड एस्टेट नोबेलिटी लोगों का था। ये राजा, महाराजा, जागीरदार थे। इनका भी स्टेटस हाई था। इनके पास भी टैक्स देने का फर्ज नहीं था। इनका काम सिर्फ गवर्नेंस में पार्ट लेना या रॉयल कोर्ट में प्रेजेंट रहना था। इन्होंने भी आम लोगों का शोषण किया। थर्ड एस्टेट कॉमन पीपल। ये सबसे बड़ा ग्रुप था। फार्मर्स, आर्टिशंस, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, बिजनेसमैन और पुअर वर्कर्स। इन्हें हर तरफ से टैक्स भरना पड़ता था, किंग को, चर्च को और नोबेलिटी को। लेकिन इनके पास ना वोटिंग का हक था, ना पावर। इनका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। ऊपर से हार्वेस्ट बर्बाद होना, फूड क्राइसिस और हाई इन्फ्लेशन ने गरीब लोगों की कमर तोड़ दी। किंग लुई 16 की स्पेंडिंग, स्पेशली अमेरिका की वॉर में मदद करना, वर्साया पैलेस का खर्चा, ये सारी चीजों ने सरकार को कर्ज में डाल दिया। इस कर्ज का बोझ भी थर्ड एस्टेट पे डाला गया। ये सिस्टम पूरा का पूरा नाइंसाफी से भरा हुआ था। जो अमीर था उसे कोई तकलीफ नहीं थी और जो गरीब था उसे सारी सजा मिल रही थी। इस इनइक्वालिटी से लोगों में रिवॉल्यूशन का बीज बोया गया। 1774 में लुई 16 किंग बना। उसने प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से शादी की। फ्रांस ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ था और किंग के खर्चे खत्म ही नहीं हो रहे थे। टैक्स बढ़ाने के लिए किंग ने एस्टेट जनरल का सेशन बुलाया, जो 175 ईयर्स बाद हो रहा था। एस्टेट जनरल एक टाइप का पार्लियामेंट था, जिसमें तीनों एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। पर प्रॉब्लम ये थी कि हर एस्टेट के पास एक ही वोट होता था, जबकि थर्ड एस्टेट के लोग संख्या में सबसे ज्यादा थे। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने अलग नेशनल असेंबली बनाई, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। 20 जून 1789 को उन्होंने टेनिस कोर्ट ओथ लिया कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट नहीं बनेगा वो नहीं हटेंगे। ये मूवमेंट फ्रांस की डेमोक्रेसी की नींव बन गई। अगले कुछ महीने पेरिस और विलेजेस में प्रोटेस्ट होने लगे। लूट और वायलेंस बढ़ने लगा। वुमेन भी फूड की डिमांड लेकर मार्च पर निकल गई। ये सब मिलके एक बड़ी जन आंदोलन बन गई। 1791 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसमें किंग की पावर को लिमिट की गई, पर लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। किंग और क्वीन पलायन करते हुए पकड़े गए, मीन्स भागते हुए पकड़े गए। इस वजह से लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया। 1792 में मोनार्की को हटाकर फ्रांस को रिपब्लिक घोषित किया गया। वोटिंग का अधिकार सबको मिलेगा, लेकिन सिर्फ मेल्स को, वुमेन्स को नहीं। किंग लुई 16 को गद्दारी का दोषी पाया गया और 1793 में गिलोटिन से फांसी दे दी गई। क्वीन मैरी एंटोइनेट को भी मार दिया गया। रिवॉल्यूशन अब और रेडिकल हो गया। रॉबेस्पियर नाम का लीडर आया, जिसका रूल रीजन ऑफ टेरर कहलाया। इस दौरान हजारों लोगों को फांसी दे दी गई, जो रिवॉल्यूशन के विरोधी माने गए। 1794 में लोगों ने रॉबेस्पियर को भी हरा दिया। फिर एक नया सिस्टम आया, डायरेक्टरी। ये 5 लोगों का ग्रुप था, जो फ्रांस की गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये भी करप्ट निकला। इस बीच नेपोलियन बोनापार्ट ने पावर ले ली और अपने रूल की शुरुआत की। फ्रांस में वुमेन्स भी रिवॉल्यूशन में बहुत ज्यादा एक्टिव थी। उन्होंने भी प्रोटेस्ट किए, रैलीज की और फूड के लिए मार्च किया। उनका डिमांड था एजुकेशन, इक्वल वेजेस, पॉलिटिकल राइट्स।
लेकिन नए कॉन्स्टिट्यूशन में उनको वोटिंग का राइट तो नहीं मिला। वुमेन एक्टिविस्ट ओलम्प द गूज ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड द फीमेल सिटीजन लिखी, लेकिन उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा और उन्हें भी फांसी दे दी गई। 1793 के बाद वुमेन क्लब्स बंद कर दिए गए, उन्हें पॉलिटिक्स से दूर रखा गया। सिर्फ 1946 में जाके उन्हें फ्रांस में वोटिंग का अधिकार मिला और इस टाइम पीरियड में वुमेन्स ने बहुत कुछ सहा होगा। फ्रांस की कॉलोनीज जैसे कैरेबियन आइलैंड में स्लेवरी काफी कॉमन थी। वहां की प्लांटेशन में अफ्रीकन्स को फोर्सफुली काम करवाया जाता था। रिवॉल्यूशन के टाइम लोगों ने फ्रीडम की बात की, पर इनिशियली स्लेवरी को नहीं हटाया गया। 1794 में नेशनल असेंबली ने स्लेवरी को हटा दिया था, पर नेपोलियन ने 1804 में फिर से स्लेवरी वापस ला दी। फाइनली 1848 में स्लेवरी को हमेशा के लिए खत्म किया गया। ये सारी चीजें दिखाता है कि रिवॉल्यूशन का जो आइडिया था उसे अप्लाई करने में कितना ज्यादा लोगों ने स्ट्रगल किया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बदला, लोगों की जिंदगी भी बदल गई। सिटीजन और सितवायन जैसे शब्दों का यूज होने लगा। स्कूल में नए सिलेबस आए जिसमें साइंस, हिस्ट्री और लॉजिक शामिल हुआ। पुराने रॉयल सिंबल्स हटा दिए गए, कैलेंडर तक बदल दिया गया, नए तरीके से महीने और वीक्स बनाए गए। आर्ट, कल्चर और ड्रेस कोड में भी बदलाव आए। लोग अपने आप को इक्वल और इन्फॉर्म सिटीजन कहने लगे। फ्रीडम, इक्वालिटी और ब्रदरहुड के आइडियाज दुनिया भर में फैल गए। तो इस रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में क्या क्या बदला? मोनार्की खत्म हो गई, लोगों ने अपने अधिकार पहचाने, सोसाइटी में इक्वालिटी और लिबर्टी जैसे आइडियाज पॉपुलर हुए। पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी के तरफ एक नया रास्ता मिला। तो ये था इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।